गुड मॉर्निंग। 11वीं में हम रोजनामचा का महत्व देखेंगे। सभी हिसाबी व्यवहार। तो रोजनामचा में जो व्यवहार हो गए हैं वो सभी व्यवहारों को उनके तारीख और समय के क्रम के आधार पर लिखे जाते हैं। कोई भी व्यवहार लिखना रह न जाए इस बात का खास ध्यान रखा जाता है और सभी व्यवहार को लिखा जाता है जो आर्थिक व्यवहार है। विगतवार माहिती। सभी व्यवहारों के साथ में एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी जाती है जी यहाँ ऐसे विवरण के साथ, इसीलिए उसकी संपूर्ण विगतवार माहिती होती है। जब भी आप खोलकर जानकारी प्राप्त करना चाहो आपको आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाती है। भविष्य के लिए उपयोगी है। जो घटना घट चुकी है उसके हिसाब लिखे जाते हैं लेकिन भविष्य में वो काम में आती है। भविष्य में पता चल सकता है पिछले महीने हमने इतना भाड़ा भरा था, पिछले महीने इतना वेतन आया था, पिछले महीने इतने लाइट बिल हुआ था, इतना हमने खरीदी किया था, इतने हमने माल की बिक्री की थी, इतना लाभ हुआ था। तो सभी व्यवहारों की प्रविष्टि के द्वारा भविष्य में वो उपयोगी माहिती आपको मिलती है। खतौनी में सरल। रोजनामचा के द्वारा खतौनी करना बहुत आसान हो जाता है उधार जमा के नियम के द्वारा। व्यवस्थित लेखा। तो रोजनामचा के द्वारा खाता बही में अगर उसकी प्रविष्टि करनी है तो व्यवस्थित तरह से लेखा हो जाता है। भूल रहित हिसाब। रोजनामचा की वजह से दोहरी असर की वजह से कोई भी भूल होने की संभावना रहती नहीं है। बराबर, ये उसके उपयोग है। उसके बाद ये उन सब के उपयोग है। उदाहरण 1 रोजनामचा का दिया हुआ यहाँ पर। उदाहरण 1 है वो माल से संबंधित है। आपको पहले तो हर बार क्या करना है, व्यवहार को पहचानना है। 5,000 का माल नकद खरीदा, तो व्यवहार को पहले आपको पहचानना है। 5,000 का माल नकद खरीदा, व्यवहार नकद है तो नकद आ रही कि जा रही ये देखना है। खरीदा तो नकद, जा रही, जाए तो जमा। एक असर जमा वाली मिल गई, दूसरी वाली, क्योंकि जमा वाली दूसरी एंट्री होती है, हमें पहली वाली एंट्री ढूंढनी है। तो नकद जा रही है, जाए तो जमा, वो दूसरी वाली एंट्री है। पहली वाली एंट्री नकद कहाँ गई, नकद गई माल खरीदी में, तो माल आता है तो उसको लिखते हैं खरीद खाता उधार। पहली वाली एंट्री मिल गई, खरीद खाता उधार, और नकद जाती है, नकद खाता जमा। यहाँ पर 8,000 का माल नंदन के पास से शाख पर खरीदा। यहाँ पर पूरा व्यवहार उधार है। उधार में नकद में एंट्री नकद को होती है, उधार में व्यक्ति के नाम को एंट्री होती है। व्यक्ति कौन है, नंदन। नंदन के पास से शाख पर माल खरीदा, तो नंदन के पास से खरीदा। खरीदी में पहली एंट्री आप देखते हो माल आता है, आए तो उधार, तो माल में हम क्या लिखेंगे, खरीद खाता उधार। अब माल आया, बदले में पैसा गया नहीं, तो कहाँ से आया माल, नंदन के पास से। नंदन कौन है, देने वाला, तो नंदन देने वाला है। देने वाला खाता क्या नियम है, जमा, तो नंदन खाता जमा। 4,000 का माल जिग्ना को बेचा। पूरे व्यवहार को देखा तो पता चला व्यवहार उधार है, व्यवहार उधार है। तो उधार में असर होती है व्यक्ति को, नाम को। तो बेचा में माल जा रहा है, जाए तो जमा, तो ये तो दूसरी वाली एंट्री है। पहली वाली एंट्री उधार कौन सी है, तो 4,000 का माल जिग्ना को बेचा। जिग्ना कौन है, लेने वाली। देने वाला खाता हमने देखा, देने वाला खाता जमा होगा तो लेने वाला खाता क्या होगा, उधार, तो जिग्ना लेने वाली है, लेने वाला खाता उधार, जिग्ना का खाता उधार, बिक्री खाता जमा। 2,000 कमीशन मिला। मिला शब्द आया मतलब रोकड़ आ रही है, आए तो उधार, रोकड़ खाता उधार, पहली वाली एंट्री मिल गई। दूसरी कहाँ से रोकड़ आई, कमीशन के रूप में। कमीशन क्या है, आई, कमीशन खाता जमा। मजदूरी खर्च चुकाया, चुकाया रोकड़ जा रही, जाए तो जमा। कहाँ गई, खर्च में, मजदूरी खर्च खाता उधार, रोकड़ खाता जमा। ये देखो उन सब की प्रविष्टि बराबर है। इस तरह से रोजनामचा, दोहरी असर आती है तो रोजनामचा आ गई, बस फ़र्क ये है कि लिखना कैसे है। खरीद खाता ऊ शब्द लास्ट में लिखना है, क्यों, क्योंकि जमा वाली एंट्री है वो बहुत बड़ी होगी, तो आप ऊ के बाद अगर वो एंट्री आपने यहाँ पर ऊ लिख दिया, अगर आपने ऊ यहाँ लिख दिया तो जमा वाली एंट्री आपके ऊ से बाहर चली जाती है। इसका मतलब आपने रोजनामचा के नियम का उल्लंघन किया, क्योंकि जमा वाली जो एंट्री है वो ऊ के अंदर रहनी चाहिए, तो ऊ लास्ट में लिखो ताकि जमा वाली एंट्री ऊ के अंदर ही रहे, बराबर। और दूसरा, जमा वाली एंट्री है तो शुरुआत में स्पेस छोड़ने के बाद लिखनी है। तो रोजनामचा लिखना भी एक कला है।
पहली कॉलम में तारीख लिखनी है, दूसरी कॉलम में विवरण लिखना है, खरीद का कोई भी खाता, कौन सा खाता असर पाएगा वो लिखना है। तीसरा खाता भाई पुष्ट है, जो अभी कोई काम का नहीं है। उधार खाने के अंदर उधार की रकम, तो खरीद खाता उधार है, उसकी रकम उधार में। रोकड़ खाता जमा है तो उसकी एंट्री जमा खाने में। विवरण भी लिखना है, 5,000 का माल खरीदा। इस तरह से रोज नामचा। फिर विवरण का जो कॉलम है वहाँ पर अंडरलाइन खींचनी इतने में। इस तरह से आपकी एक रोज नामचा तैयार होती और आपको 1 मार्क्स मिलता है। अगर आपने विवरण नहीं लिखा, लाइन नहीं खींची, ये रकम लिखने में गड़बड़ की, तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। यहाँ पर खास ये बात का ध्यान रखना है। संयुक्त प्रविष्टि किसे कहते हैं? अभी एग्जाम का उसमें पूछा गया था। एक ही व्यवहार एक ही दिन में एक से अधिक बार हो रहा हो और अनेक व्यवहार एक ही खाते को असर पा रहे हो, तब उधार या जमा एक ही खाते को असर पा रहे हो, तब उसको अलग अलग लिखने के बदले एक ही साथ लिखा जाए, उसे संयुक्त प्रविष्टि कहते हैं। सब लोगों ने सबसे संक्षिप्त में जो है वो लिखा था, ये परिभाषा लिखी थी। मतलब आपने रट्टा मारी या किताब से लिखी है, आप जो समझते हो वो नहीं आपने किया। मैंने आपको ये समझाया था कि कोई एक ही खाता बार बार असर पा रहा है, रोकड़ खाता जमा, रोकड़ खाता जमा, रोकड़ तीन, ये बार बार कोई एक ही खाता बार बार उधार या तो जमा असर पा रहा है। और एक ही दिन में कोई एक खाता बार बार उधार या जमा हो रहा है, तो उसको अलग अलग लिखने के बदले एक साथ लिखा जाए, उसे संयुक्त प्रविष्टि कहते हैं। तो बस जो आपको समझ में आता है वो आप लिखो। आपने किताब की ये परिभाषा ज़्यादातर सबने लिखी थी, इसका मतलब आपने चोरी करके लिखी हुई है। संक्षेप में, किसी भी व्यवहार में एक ही समय पर जो 2 से अधिक खाते जुड़े हुए हो तो उसे संयुक्त प्रविष्टि कहा जाता है। और जिनको ये याद रह गई हो अपने आप लिखियो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आपको जो समझ में आता है वही शब्द में लिखो, ये वाली परिभाषा बड़ी वाली, बराबर। अब उदाहरण 3 में धनराशि और पूंजी से जुड़े व्यवहार है, वो हम देखेंगे कल।